Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर एक प्रकार के YouTube पर इंग्लिश सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो लेसन हमने चालू किया था, दैट इज क्लॉजेस एंड इट्स टाइप। ये लेसन जो है बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, इसलिए ये लेसन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग ने ऑलरेडी 3 पार्ट्स ये वीडियो के बना दिए, जहां पर हम लोग ने फर्स्ट में मीनिंग और उसके टाइप्स और ये डायग्राम मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 2 में नाउन क्लॉजेस कहाँ पर इस्तेमाल होता है और उसके फंक्शन कौन से वो हम लोग ने देखे। वीडियो नंबर 3 में हम लोग ने देखा है कि जो एडवर्ब क्लॉज है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और स्पेशली एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो हम लोग ने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज जिसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोला जाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है हम लोग आज के वीडियो में देखें। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसके हर एक पॉइंट आपको जानना जरूरी है। बीच में से आप छोड़ दोगे तो आपको 2-3 रूल्स पता चलेगा, फिर बाद में बोलोगे कि सर यहाँ पर भी ये इस्तेमाल होता है। यस, बहुत सारे यूज है, तो 1 बाय 1 सीखेंगे। नंबर 1, मीनिंग देखें। द रिलेटिव क्लॉज डज नॉट फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ये जो रिलेटिव क्लॉज होता है वो एडजेक्टिव का काम नहीं करता है। नो सॉरी, डज नॉट नहीं, डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का काम करता है ऑब्वियसली, इसीलिए तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज बोला जाता है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, मतलब वो जो वर्ड होता है वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तो एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा तो वो नाउन प्रोनाउन को फ्रेज होकर मॉडिफाई करेगा, और एडजेक्टिव क्लॉज रहेगा तो वो क्लॉज होकर नाउन को या तो प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। सिंपल मीनिंग है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज भी बोला जाता है। वी पुट अ रिलेटिव क्लॉज इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। उसको इमीडिएटली आफ्टर नाउन क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका काम ही वही होता है, वो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो उसके तुरंत आजू बाजू में रखा जाता है। Which refers to the person, things और group, okay? जो क्या रिफर करता है? पर्सन, प्लेस या तो ग्रुप को वो रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय, ये मेरा नाउन है, उसके तुरंत बाद हु केम इन टू द हाउस, ये पूरा का पूरा ये जो क्लॉज बना ना वो बॉय को मॉडिफाई करता है, मतलब ये मेरा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्लॉज होकर ये नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है? इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे या तो एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट, द हाउस which our neighbor bought, ओके, यहां तक ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये क्लॉज, ये नाउन जो है द हाउस उसको मॉडिफाई करता है, और ये मेरा हो गया मेन क्लॉज, ओके। और यहाँ पर क्या होता है? मेन क्लॉज का कुछ वर्ड्स यहाँ पर है, और ये वाला जो है ना पहला वर्ड वो भी मेन क्लॉज का ही पार्ट है, वो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, a relative clause is essential to the clear understanding of the noun it defines। तो मतलब वो नाउन प्रोनाउन को जो डिफाइन करता है उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए हम लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज इस्तेमाल करना होता है। नाउ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ओके। तो यहाँ पर ये वर्ड्स हम लोगों को सीखना जरूरी है। There are 2 type of relative clause. Number 1 is defining and second one is non-defining relative clause. Okay? तो defining relative clause होता है, वो क्या होता है? Limits the noun or pronoun to which they refer to a particular type or example. मतलब वो लिमिट कर देता है, वो उसको लिमिटेड कर देता है। They answer to the question which, ये जो डिफाइनिंग होता है, डिफाइनिंग जो होता है वो किसका आंसर देता है? which का आंसर देता है, what का आंसर देता है, या तो whose का आंसर देता है। In the two example sentence above, the relative clause restrict the boy and the house। मतलब ये जो क्लॉज है वो सिर्फ द बॉय के लिए है, और दूसरा वाला जो क्लॉज है वो सिर्फ द हाउस के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम लोग ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा। यहाँ पर देखो, मतलब ये जो क्लॉज है ना वो सिर्फ द बॉय के लिए लिमिटेड है, और ये जो क्लॉज है ना वो हाउस के लिए लिमिटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं डिफाइनिंग क्लॉज भी बोला जाता है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ओके। नॉन डिफाइनिंग होता है, वो क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस simply gives us additional information about the noun or pronoun and clauses to which they refer, okay। जो नाउन प्रोनाउन को रिफर करता है उसको उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, अनवर, ओके। उसके बाद हु रिटर्न यस्टरडे, यहाँ पर देखो कॉमा रखा है,
तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गए। विल कम टू मीट अस, तो कॉमा होकर वापिस यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, तो कॉमा रखा है, वो भी एक रूल है। यहाँ पर देखो देयर आर सम जनरल रूल्स, ओके रूल्स में हम लोग सीखेंगे। पर ये जो अनवर है, जो नाउन है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, तो मतलब ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसको नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बोलते हैं। ओके, तो मतलब ये सिर्फ अनवर के लिए लिमिटेड नहीं है, बट ये अनवर की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ऐसा समझ के लेना होता है। ओके, नाउ सम रूल्स हम लोग देख लेंगे, जनरल रूल्स कौन से होते हैं। नंबर 1, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है इज सेपरेटेड बाय कॉमा, मतलब उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। यहाँ पर तुम देख सकते हो कॉमा एंड कॉमा, नाम है, नाउन है, उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉमा, और उसके बाद मेन क्लॉज, ठीक है। बट अ डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है इज नॉट सेपरेटेड बाय कॉमा, वहां पर वो कॉमा नहीं आता है। तो ये सिंपल रूल्स हम लोगों को समझना है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज द रिलेटिव प्रोनाउन कैन नॉट बी ओमिटेड। उसका मतलब होता है जो नॉन डिफाइनिंग होता है ना, उसके अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउंस रहते हैं, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु जो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है उसको मैं ओमिट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। जबकि डिफाइनिंग क्लॉज जो होता है उसके अंदर मैं जो कंजंक्शन वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको मैं कंजंक्शन भी बोल सकता हूं, उसको मैं ओमिट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल सतीश, हु और हुम यू मेट यस्टरडे इज अ फ्रेंड, यहां पर मुझे हु और हुम लिखना ही है, ये मेरे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग सेंटेंस है, ठीक है। और जो डिफाइनिंग है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देखेंगे, हाँ, डिफाइनिंग जो सेंटेंस है उसके अंदर देखते हैं कि द वुमन यू मेट यस्टरडे, यहां पर मैंने हु नहीं लिखा है, तो मैं ओमिट कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये डिफाइनिंग है, तो वहां पर वो रूल्स चलता है। समझ में आ गए, क्लियर? ओके, इन दिस सेंटेंस द रिलेटिव प्रोनाउन इज ओमिटेड बट वी कैन नॉट ओमिट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ ऐसे डिफाइनिंग भी सेंटेंस रहते हैं जहां पर हम लोग ओमिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु गेव यू दिस बुक इज माई फ्रेंड, ओके, यहां पर डायरेक्ट क्या हो जाता है, हाँ, डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, इसलिए हम लोगों को जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रखना ही पड़ेगा। देखो यहां पर हम लोग सब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन नहीं रखेंगे तो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, वो नाउन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो नाउन है तो प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर नाउन नहीं है, डायरेक्ट गिव आ गए, तो मतलब नाउन लगेगा, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड जो कि प्रोनाउन हमको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज हियर द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज द सब्जेक्ट, वो क्या बनता है, सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए वहां पर प्रोनाउन लिखना ही पड़ेगा। भले ही वो कौन सा डिफाइनिंग क्लॉज है, फिर भी वहां पर हमें जो रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड जो यहाँ पर है वो वहां पर लिखना ही पड़ेगा, वहां पर ओमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नंबर 5, इन नॉन डिफाइनिंग क्लॉज द प्रीपोजिशन गवर्निंग द रिलेटिव इज रेयरली प्लेस एट द एंड ऑफ द क्लॉज। ओके, नॉन डिफाइनिंग होता है, वहां पर रेयर केसेस में ही हम लोग प्रीपोजिशन सेंटेंस की एंड में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मोहन अबाउट हुम आई वॉज टॉकिंग, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं दिस इज मोहन हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये अबाउट मैंने लास्ट में रखा, यस हुम आया है तो मैं अबाउट लास्ट में रख सकता हूं जनरल सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में, बट ये नॉन डिफाइनिंग सेंटेंस है, मतलब ये कॉमा वाला है सेंटेंस, तो नॉन डिफाइनिंग सेंटेंस है, इसलिए ये प्रीपोजिशन को मुझे जो WH वर्ड है उसके पहले लेना पड़ेगा, मैं लास्ट में नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये एक रूल्स याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, नंबर 6, इन अ डिफाइनिंग क्लॉज द प्रीपोजिशन गवर्निंग द रिलेटिव इज जनरली प्लेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो डिफाइनिंग में क्या होता है, उसको लास्ट में रखना होता है प्रीपोजिशन, नॉन डिफाइनिंग में उसको जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले रखना होता है, ठीक है। देख लेंगे एग्जांपल, दिस इज द बॉय आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके, यहां पर क्या है, विदाउट कॉमा है, मतलब ये डिफाइनिंग है, और यहां पर मैंने जो अबाउट मेरा प्रीपोजिशन है उसको लास्ट में रखा। रूल नंबर 7, द रिलेटिव प्रोनाउंस विच, हु, हुज, हुम आर फाउंड इन द बोथ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं, बट द प्रोनाउंस दैट इज फाउंड इन द डिफाइनिंग, पर ये जो दैट प्रोनाउंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग क्लॉज में ही इस्तेमाल होता है, वो नॉन डिफाइनिंग में नहीं आएगा, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, रूल नंबर 8, द रिलेटिव प्रोनाउन डिफर्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे रिफर टू पर्सन और थिंग्स। ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, पर्सन और थिंग्स, ओके। तो कहां पर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, तो नॉमिनेटिव केस होता है
ठीक है, मतलब वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। नॉमिनेटिव केस जो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है हु और दैट इस्तेमाल होता है पर्सन के लिए, जो थिंग्स होती है उसके लिए विच और दैट इस्तेमाल होता है। अभी जब ऑब्जेक्टिव केस रहता है तो हुम, हु और दैट ये तीनों में से एक आ सकता है, एंड विच एंड दैट वो थिंग्स के लिए आता है। फिर पॉजेसिव केस होता है, मतलब पॉजेसिव मतलब ओनरशिप होता है, तो वहां पर हुज आता है पर्सन के लिए, एंड हुज एंड ऑफ विच आता है थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पर मुझे प्रोनाउन लगेगा, तो पर्सन के लिए ये, ऑब्जेक्ट थिंग्स के लिए ये, ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन लगेगा तो मैं ये पर्सन के लिए, ये थिंग्स के लिए, एंड पॉजेसिव केस के लिए अगर प्रोनाउन लगेगा तो पर्सन के लिए ये और थिंग्स के लिए ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल करूं। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट वन, रिलेटिव क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव एडवर्ब्स। ओके, जो रिलेटिव क्लॉज है ना उसको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, ये जो वर्ड्स है ना इसको एडवर्ब्स बोला जाता है, इसको रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं। कौन से वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। दिस इज द हाउस वेयर वी लिव्ड। ओके, यहां पर वेयर इस्तेमाल किया है, और वो जो पूरा का पूरा फ्रेज है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाउस को मॉडिफाई, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज द टाइम, ओके, व्हेन, ओके, ये टाइम जो है वो नाउन है, ये पूरा का पूरा क्लॉज उसको मॉडिफाई करता है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। भले ही वो टाइम इंडिकेट करता है, वो एडवर्ब क्लॉज नहीं है, यहां पर वो मॉडिफाई करता है किसको, टाइम को, नाउन को मॉडिफाई। दिस इज द रीजन, ये जो हमारा है रीजन उसको मॉडिफाई करने के लिए ये क्लॉज है, इसलिए ये हमारा हो गया रिलेटिव क्लॉज, जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, तो ये जो वर्ड्स है वो एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब क्लॉज में भी इस्तेमाल होता है और रिलेटिव क्लॉज में भी इस्तेमाल होता है। तो रिलेटिव क्लॉज में उसका काम अलग रहता है, एडवर्ब क्लॉज में वो सिर्फ टाइम, रीजन और प्लेस इंडिकेट करता है। यहां पर वो जो नाउन पहले उसके पहले दिया गया ना उसको मॉडिफाई करने के लिए वो क्लॉज दिया गया। तो ये डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रोनाउंस फॉर पर्सन। अभी जो ये प्रोनाउंस होता है वो पर्सन के लिए जब इस्तेमाल होता है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द नॉमिनेटिव केस वी यूज हु। ओके, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग हु और दैट इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, पर्सन के लिए। दैट इज यूज आफ्टर सुपरलेटिव एंड आफ्टर ऑल nobody, no one, somebody, someone, anybody, etc. when we can use either who or that. Okay, ये अगर नाउन रहेगा ना तो हम लोगों को हु और दैट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव का है, सुपरलेटिव अगर आएगा तो वहां पर भी हम लोगों को दैट कंजंक्शन इस्तेमाल करना है। द गर्ल हु चीटेड यू इज कॉल्ड रोमाला। द गर्ल, ये वाला नाउन जो है उसके तुरंत बाद हु इस्तेमाल किया है। द पुलिसमैन हु, ओके, पुलिसमैन है। फिर उसके बाद ऑल हु, तो मतलब ये जो है ऑल, नोबडी, नो वन, समवन, समबडी, ये वाले जो अगर मैं सब्जेक्ट लेता हूं तो उसके बाद भी मैं हु या तो दैट कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकता हूं। नेक्स्ट वन, नंबर 2, अभी जब ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों को प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, इन द ऑब्जेक्टिव केस वी यूज हुम, हु एंड दैट। हुम इस्तेमाल करते हैं, हु भी, क्योंकि हुम जो है वो ज्यादातर फॉर्मल रिटर्न फॉर्म में जो इस्तेमाल किया जाता है, बट हु जो होता है वो उसका स्पोकन फॉर्म है। हुम कभी स्पोकन में नहीं इस्तेमाल करते, और जो दैट होता है वो यूनिवर्सल है। दैट तो जो होता है वो हम लोग कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुम इज कंसिडर्ड मोर फॉर्मल, फॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है, जो हु का फॉर्मल हो जाता है। However, in spoken English we use who और that, ये दोनों इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। There is a tendency of omitting the objective relative pronouns altogether, पर कभी कभार हम लोग उसको omit भी कर सकते हैं, no problem. For example, the boy whom I met is called Ramesh. Okay, तो यहाँ पर मैंने whom इस्तेमाल किया है। The boy that I met is called Ramesh, में that भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। The boy I met, ये भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर omit किया गया है क्योंकि ये फॉर्मल सेंटेंस है, ओके, इनफॉर्मिंग सेंटेंस है, नॉन फॉर्मिंग नहीं, इनफॉर्मिंग। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 3, वी यूज हुम और दैट विद अ प्रीपोजिशन। और ये जो वर्ड है ना हुम और दैट, वो हम लोग प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, द मैन टू हुम, टू यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, हुम है तो टू इस्तेमाल करना है। और अगर मैंने हु लिखा है तो मैं टू किधर ले जाऊंगा, लास्ट में। For example, the man to whom I gave it was a foreigner. या तो फिर the man who I gave to it was a foreigner. Okay, तो
टू, ओके ये सेंटेंस के एंड में नहीं आएगा, सेंटेंस क्लॉज का एंड यहां पर हो रहा है, आई गेव टू, गिव के बाद टू आ जाएगा अगर मैंने हु इस्तेमाल किया है तो। फॉर एग्जाम्पल द मैन हु आई गेव, ओके यहां पर ही है, हु आई गेव इट टू, इट वॉज अ फॉरेनर, या तो फिर द मैन दैट आई गेव, ओमिट कर दिया है, यहां पर ओमिट करके भी लिख सकते हो, वो भी एक्सेप्टेड है। नंबर 4, द पॉजेसिव केस वी यूज द रिलेटिव प्रोनाउन हुज। अभी पॉजेसिव के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हुज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और पॉजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप। तो एग्जांपल देखेंगे, बॉयज हुज रिजल्ट, ओके बॉयज हुज रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड कैन मीट द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये जो बॉयज है और उनका जो पॉजेसिव प्रोनाउन मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट वन, यूज ऑफ प्रोनाउंस फॉर थिंग्स। अभी थिंग्स के लिए जब प्रोनाउंस इस्तेमाल किया जाता है वो हम लोग कैसे यूज करेंगे। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस, मतलब वो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, द रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट, ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और विच इज कंसिडर मोर फॉर्मल, विच फॉर्मल के लिए होता है एंड दैट जो होता है वो इनफॉर्मल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द पेन विच कॉस्ट मी 5 यूरोस, ओके, या तो विच बोल सकता हूं या तो दैट बोल सकता हूं, विच फॉर्मल है, दैट इनफॉर्मल है, याद रखो। दिस इज द हाउस विच और दैट हैज बीन सोल्ड, ओके यहाँ पर विच और दैट हैज बीन सोल्ड दोनों भी इस्तेमाल कर सकता हूं। नंबर 2, इन द ऑब्जेक्टिव केस, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पर मुझे प्रोनाउन लगेगा तो क्या करेंगे, हु, वी यूज विच और दैट और ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, द पेन विच और दैट आई बॉट यस्टरडे वॉज ब्यूटिफुल, ओके यहाँ पर देखो ये विच और दैट क्या इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट इंडिकेट करता है, सब्जेक्ट तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर दिस इज द पेन, मतलब ये पेन के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया। ऐसे तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए है कि ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, द पेन आई बॉट, यहाँ पर मैंने ओमिट कर दिया है और वो भी एक्सेप्टेड है। नंबर 3, ओके वी जनरली यूज दैट आफ्टर ऑल मच लिटिल एवरीथिंग, ये वाले जो वर्ड्स रहते हैं तुम्हारे जो सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑल मच लिटिल एवरीथिंग नन जो होता है तो वहां पर भी दैट इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3, व्हेन वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस विद द प्रीपोजिशन, अभी ऑब्जेक्टिव केस आता है और उसमें भी प्रीपोजिशन आता है, वी प्लेस द प्रीपोजिशन बिफोर विच, विच के पहले हम लोग प्रीपोजिशन लिखेंगे और वो भी कैसा होता है, ऑफ विच ज्यादातर इस्तेमाल होता है, बट इट इज मोर यूजुअल टू मूव इट टू द एंड ऑफ द क्लॉज। जो नॉर्मल जो रीति होती है उसमें हम लोग वो जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसको सेंटेंस के एंड में ही लेकर जाएंगे, ठीक है, विच के पहले लिख सकते हो या तो उसको एंड में भी लेकर जा सकते हो, यूजिंग विच और दैट, और वी ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउंस ऑल टुगेदर, ओके उसको ओमिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, द चेयर ऑन विच, ओके यहाँ पर ऑन में लिखा है, जो विच जो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन उसके पहले लिखा है, और सेकंड में क्या किया, द चेयर विच और दैट, ये ऑब्लिक है, ठीक है, दैट आई वॉज सिटिंग ऑन, ओके यहाँ पर ऑन मैंने यहाँ पर लेकर आया, क्लॉज के बाद में लेकर आए, या तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले या तो क्लॉज के बाद में, एंड में भी हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये मेन क्लॉज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तो ये है हम लोग ने वो पूरा का पूरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ओमिट कर दिया है, बट प्रीपोजिशन वहां पर रखा है। तो प्रीपोजिशन आता है तो हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 4, इन द रिलेटिव केसेस, इन द पॉजेसिव केस वी यूज द रिलेटिव प्रोनाउन हुज, जो हुज वर्ड जो होता है ना वो पॉजेसिव केस में इस्तेमाल होता है, और ये तो बहुत आसान है। द हाउस, जो हाउस है वो कौन सा है, देखो हुज जो वर्ड होता है ना वो पर्सन के पॉजेसिव भी बनाता है और थिंग्स का पॉजेसिव भी बनाता है, और यहाँ पर जो थिंग्स है हाउस है उसका पॉजेसिव केस हुज से भी बन सकता है, हुज वॉल्स आर मेड ऑफ मड ब्रिक्स विल नॉट बी ड्यूरेबल, ओके ठीक है। ये एक सेंटेंस है जहां पर हुज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन थिंग्स के लिए और वो भी पॉजेसिव केस में इस्तेमाल किया है। तो यही सेम टेबल यहाँ पर है, आप देख सकते हो। तो मैंने जो अभी एग्जांपल बताया वो डिफाइनिंग के लिए है, फिर उसके बाद नॉन डिफाइनिंग के लिए भी यही सेम वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उसका यूज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे वन बाय वन। ओके, तो नॉन डिफाइनिंग में देखते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये याद रखो कि कॉमा कॉमा वो याद रखना है, बाकी जो सारे रूल्स है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हो, अगर कुछ डिफरेंस रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही है। नॉमिनेटिव के लिए इस्तेमाल करो, फिर ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करो, फिर पॉजेसिव के लिए इस्तेमाल करो। कैसे करना है
वो हम लोगों को एक पर्सन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है और पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, रूल्स दोनों के लिए सेम है। सिर्फ इतना है कि जो नॉन इन्फॉर्मेटिव है, कौन सा है, यस यस, कहाँ गया, हाँ, नॉन डिफाइनिंग है। हाँ, जो नॉन डिफाइनिंग होता है वहां पर कॉमा तुम्हें ध्यान में ज्यादा रखना होता है, और जो डिफाइनिंग होता है वहां पर कॉमा नहीं आता है, और वहां पर ओमिट कर सकते हो क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर एक भी ऐसा केस नहीं रहेगा जहां पर तुम ओमिट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गया। तो एडजेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया है, और अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।